प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का प्यार 14 पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण। तो इस पाठ में लेखक कहते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण एवं उनके निदान करने के उपाय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन प्रकृति संतुलन से ही संभव हो सकता है। ठीक है, धरती वनस्पतियों से पूरी तरह ना ढक जाए, इसलिए यहाँ घास खाने वाले जानवर पर्याप्त संख्या में थे और इन जानवरों की संख्या अधिक न हो जाए, इसलिए हिंस्र जंतु भी थे। इस प्रकार प्रकृति में वनस्पति, जीव जंतु आदि का अनुपात संतुलित और नियंत्रित बना रहता था। इससे पर्यावरण स्वच्छ और जीवन के अनुकूल बना रहता था। परंतु आज मनुष्य ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है और ये फैक्ट है। अब अच्छा, एक चीज और है, जो मनुष्य है वो हर तरह से प्रकृति के लिए खतरनाक ही साबित है। प्रकृति कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और जब उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है और उसको कुछ नुकसान पहुंचाया जाता है, तब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। वरना इंसान जो है सबसे बेकार वो है प्राणी इस धरती पे, जो प्रकृति को सिवाय नुकसान के, सिवाय परेशानी के कुछ नहीं दे। ठीक है, आधुनिक युग में वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे पनपे हैं, जनसंख्या का विस्फोट भी हुआ है। इस बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए उसी मात्रा में अन्न, सब्जी, फल आदि चाहिए। ठीक है, अब रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए और इसी प्रकार की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की सामग्री चाहिए। खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, कल कारखाने लगाने के लिए, सड़कें और रेल की पटरियां बिछाने के लिए भूमि चाहिए। इसलिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए। इसके अलावा हमारे कल कारखाने कच्चे माल के लिए जंगलों पर ही निर्भर। इसे पिछले 50 वर्षों में जिस गति से जंगलों का सफाया हुआ है, वैसा कभी नहीं हुआ था। उद्योगों से पेड़ काटने की गति तो खूब बढ़ी, किंतु उतनी ही गति से कटे हुए पेड़ों की जगह नए पेड़ उगाने का प्रयत्न नहीं किया गया। बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए खेतों को रासायनिक उर्वरक चाहिए और पौधों को कीटाणु हानि न पहुंचाए, इसलिए कीटनाशी दवाइयां चाहिए। इन उर्वरकों और कीटनाशी दवाइयों के कारण मिट्टी प्रदूषित होती जा रही है। बड़े बड़े उद्योग धंधों और बढ़ती हुई आबादी के कारण बड़े बड़े नगर बस गए। बड़े बड़े नगरों में मल निकासी के लिए बड़ी बड़ी नालियां निकाली गईं, जो अंततः नदियों में ही गिरी। कारखानों से लगातार निकलता हुआ कचरा भी अंत में नदियों या जलाशयों में ही गिरता है। इस कारण नदियों और जलाशयों का जल प्रदूषित हो जा रहा। खुली भूमि में कूड़ा कचरा डाला जाता है। इस कचरे में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं। बड़े बड़े कारखाने बहुत अधिक धुआं उगलते हैं, उनके कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। इस प्रकार आज भूमि, पानी और हवा तीनों ही प्रदूषित होते जा रहे। इतना ही नहीं, आज जल, थल और नभ तीनों में वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के तेज गति से चलने वाले वाहन बन गए हैं। इससे यातायात में बड़ी सुविधा हुई है। दुनिया छोटी हो गई है और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रता और सुगमता से आने जाने लगे हैं। ये अनवरत दौड़ती हुई रेलगाड़ियां, बसें, बड़े बड़े जलयान और विमान लगातार धुआं तो उगलते ही हैं, शोर भी पैदा करते हैं। इससे वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण का भी खतरा बढ़ता जा रहा। आज रॉकेट के द्वारा अनेक प्रकार के अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं। इनसे हमारी पृथ्वी का ओजोन मंडल प्रभावित हो रहा है और इस मंडल में ओजोन की जो मोटी परत होती है, वही सूर्य की पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से पृथ्वी के जीव जंतुओं और वनस्पतियों की रक्षा करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत नहीं थी, तब तक धरती पर जीवन प्रारंभ नहीं था। औद्योगिक विकास ने जहां हमें अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं की भौतिक चीजें उपलब्ध कराई, वहीं उसने वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस की मात्रा बढ़ा दी। इससे ओजोन परत में छेद हो जाता है। इससे कुप्रभाव से ओजोन की मात्रा में कमी हो रही है। यदि ओजोन गैस की परत और भी पतली हो गई, जो फिर सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरणों से बचाव कैसे?
यदि यही रफ्तार रही तो पृथ्वी की परिस्थितियां और अधिक बिगड़ती चली जाएंगी। बहुत संभव है कि वातावरण का औसत ताप 1.5 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए, ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल जाए और हमारी धरती जलमग्न हो जाए। तब ये भी संभव है कि ध्रुव प्रदेश हमारे निवास के योग्य बन जाएं और जहां आबादी है वहां स्थान समुद्र के गर्भ में समा जाए। आज चारों प्रकार के प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण फैल रहे हैं। भविष्य में इनका दुष्प्रभाव कितना फैलेगा बताना मुश्किल है। हम जानते हैं कि प्राय सभी जीवधारियों के लिए प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन आवश्यक है और यदि प्राणवायु दूषित हो जाएगी तो जीवधारियों को जान के नाले पड़ जाएंगे। हवा के बाद दूसरी आवश्यकता है पानी। पानी भी शुद्ध नहीं मिलता, जबकि सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों को शुद्ध पानी चाहिए। ये सभी जानते हैं, ठीक है, कि नदी में यदि एक स्थान का पानी दूषित हो जाता है तो पूरी नदी का पानी दूषित हो जाता है। सांस की अधिकतर बीमारियां हवा और गंदगी के कारण होती हैं और पेट की बीमारियां गंदे जल के कारण। जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सांस लेने योग्य वायु और पीने योग्य पानी दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल कारखाने और तेज चलने वाले वाहन भी भीषण शोर करते हैं, ठीक है, जिनसे ध्वनि प्रदूषण होता है और उन्हें भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके बीच रहने से मानसिक तनाव बढ़ता है और हृदय की धड़कनें तेज होती। मौसम में बदलाव और भीषण बीमारियों के फैलने से वैज्ञानिकों ने चिंतित होकर खोज की तो उन्हें प्रदूषण ही उसका एकमात्र कारण ज्ञात। प्रदूषण की समस्या विश्वव्यापी है। विकसित देशों में बड़े पैमाने पर कल कारखाने और तेज वाहनों के कारण प्रदूषण बढ़ गया है और इसी प्रकार विकासशील देशों में भी नित्य प्रति नए कारखानों और वाहनों के कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा। इसलिए विश्व के सभी देश मिलजुल कर प्रयत्न कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। बढ़ते हुए प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का मतलब ये कदापि नहीं है कि हम कल कारखानों को बंद कर दें, यातायात के साधनों का उपयोग न करें, है ना, और पाषाण युग से लौट जाएं। विज्ञान के चमत्कारों और प्रौद्योगिकी की करामातों को ताक पर रख दे। वास्तव में समस्या का हल निरंतर हो रहे विकास को रोकने में नहीं, बल्कि युक्ति संगत समाधान खोजने में। इसके लिए हम प्रकृति से तालमेल रखें, अपनी धरती को हरा भरा बनाए रखें, ये प्रयास करें कि प्रकृति का भंडार भरा रहे। हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, ये हमें प्रकृति से विरासत में मिला है, ये हम सबका पालनकर्ता और जीवनाधार है। वस्तुतः पर्यावरण रक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। पेड़ पौधे और जानवर हमारे मित्र हैं। बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्षों के रोपण को महान धार्मिक कृत्य माना गया। ये कार्य प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति हमारी आस्था प्रकट करते हैं और इन कार्यों से हमें अच्छे संस्कार आते हैं। शिक्षा का सही लाभ तभी होगा जब हम अच्छे संस्कारों को बनाए रखें। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि प्रदूषक कार्यों को रोका जाए। सरकारी स्तर पर इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम स्वयं भी सहयोग दे सकते हैं। हम गंदगी ना फैलाएं और दूसरा ये कि जहां गंदगी हो उसे साफ करने में सहयोग दें। अपने घर, पास पड़ोस और विद्यालय के परिवेश को साफ सुथरा रखें। जहां तहां कूड़ा कचरा आदि न फेंकें, वृक्षों की टहनियों को न तोड़ें, साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। इससे वृक्ष की संख्या भी बढ़ेगी और वन महोत्सव के उद्देश्य भी पूरे होंगे। एक पंथ कई काज, इसी उद्देश्य से हम संकल्प कर लें कि अपने जन्मदिन पर अथवा अन्य किसी शुभ अवसर पर वृक्ष जरूर लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये बात की हमने किसके बारे में? पर्यावरण के बारे में, जिसे साफ स्वच्छ रखना बहुत आवश्यक है, ठीक है, वरना आने वाला समय जो है बड़ा भयावह होगा, बहुत दिक्कतें हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में।
धन्यवाद।